यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर यूनिट 5। आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस करने से पहले हम इसके ऊपर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला सब आपको बता रहे हैं। आप लोग कॉपी पेन और अपना रजिस्टर सब लेकर आप उसको नोट करते जाएं। प्रॉफिट और लॉस क्या होती है? जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं या कोई हम जब बिज़नेस करते हैं तो हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, कहीं से हम परचेस करते हैं और फिर उसको हम सेल करते हैं। तो परचेस जब करते हैं, जब खरीद के लाते हैं, उससे कहते हैं क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। जितने जितने अमाउंट पे करके हम उसको मार्केट से खरीदते हैं उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कहते हैं। और जितने में हम सेल करते हैं मार्केट में उसको अपने कस्टमर को, उसे कहते हैं विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कहते हैं। ये दोनों में विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, तो हमें क्या होगा, कुछ पैसा हमें बेनिफिट होगा। डैट इज कॉल्ड प्रॉफिट या गेन। उसको हम कहते हैं प्रॉफिट या गेन कहते हैं। इसको गेन पूछा जाए तो भी मतलब सेम होती है, या प्रॉफिट पूछा जाए इसका मतलब भी क्या होती है, लाभ। हिंदी में कहते हैं लाभ कहते हैं। और अगर मान लो ऐसा होता हो कि एक होती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में कहते हैं सीपी कहते हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस सबको बोर्ड दिख रही है ना? जी सर जी। एक होती है सेलिंग प्राइस, इसको एसपी कहते हैं, मतलब विक्रय मूल्य। आप जिनको हिंदी में लिखने हैं हिंदी में लिख लीजिए, सेलिंग प्राइस। हम इसको सीपी एसपी लिखेंगे। अब मुझे, और ये जो साइन होती है ना, इसको कहते हैं बड़ा है, यानी ग्रेटर देन साइन। इस साइन का मतलब होता है कि ग्रेटर देन। जैसे अगर बोले हम कि 5 ग्रेटर देन 4, 5 जो है 4 से बड़ा है, इस साइन का मतलब ये होती है। और एक साइन ये होती है, इसे कहते हैं लेस देन, छोटा है, इसे कहते हैं लेस देन। जैसे 4 छोटा है 5 से, ये एग्जांपल है। तो ये हम इनका हम उपयोग करेंगे। अब आप बताओ, अगर हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, हम कोई बिज़नेस करते हैं और हमने कुछ ऑब्जेक्ट को, हमने सामान को ख़रीदा हमने और हमने सेल किया। अगर एसपी सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है सीपी से, तो हमारा इस बिज़नेस में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या ज़्यादा हो रही है, कॉस्ट प्राइस क्या कम हो रही है। तो जब सेलिंग प्राइस हम ज़्यादा पैसे में, जैसे हमने 100 रुपये में ख़रीद कर लाया और हमने 110 में हमने सेल कर दिया, तो 110 में अगर हमने सेल किया तो 110 कितनी है, ग्रेटर है 100 से। अब कितनी ग्रेटर है? 110 माइनस 100 करेंगे, इजिकल टू कितना होगा, 10 रुपये हमारा ज़्यादा है। ये 10 रुपये क्या हुआ, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हमने 100 रुपये में हमने खरीदा, हमने परचेस किया था। सीपी इजिकल टू क्या होगा, 100 रुपीज़, और कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितने आपका, 110 रुपये। तो हमने इसको माइनस किया तो कितना आया, 10 रुपये। अब देखो, अगर आपने 100 रुपये में ख़रीद के अगर आप 110 में अगर सेल कर दोगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा ना, 10 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा आपका, गेन या प्रॉफिट, दोनों में से कुछ भी वर्ड आपका आ सकता है। तो फॉर्मूला क्या निकला आपका, अगर गेन या प्रॉफिट, हिंदी में क्या बोलेंगे, लाभ, गेन और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? अगर आप भूल जाते फॉर्मूला तो ऐसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू रख के आप इसको चेक कर सकते हो। गेन और प्रॉफिट क्या बनेगा आपका? आपने क्या किया, आपने 110 में से आपने 100 माइनस किया। 110 क्या था, सेलिंग प्राइस था, तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो गेन या प्रॉफिट जब होगा तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इतने यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हो आप, पहले यहाँ तक बता, बोलो सबको क्लियर है? कोई डाउट हो, जिसको डाउट हो बताएं कि कैसे आया। मैं ये नहीं चाहता कि आप सब कुछ अब हमेशा मतलब रट्टा ही मारो, समझ लो कॉन्सेप्ट को कैसे आया। गेन या प्रॉफिट कैसे निकालते हैं,
जब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से, तो हम दोनों माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, प्रॉफिट या गेन मिल जाएगा। बहुत आसान है ये। और अगर मान लो हमने किसी सामान को हमने 100 रुपीज़ में हमने खरीदा इसको, CP इजिकल टू 100 रुपीज़। अब खरीदने के बाद क्या हुआ, कुछ वैसा वजह हुआ, जैसे मान लो कि अगर हमारा जैसे साग सब्जी का अगर हमें मतलब हम मान लो कि अगर बिजनेस करते हैं, रेडी लगाते हैं सपोज करो, तो उसमें क्या होता है कि हमने खरीद के लाया 100 रुपये में, और किसी वजह से बारिश हो गई और दुकानें बंद रही, और 2-3 दिन बाद अगर हम इसको देखते हैं कि अगर आप अभी अगर नहीं सेल करेंगे तो सड़ जाएगा, पूरा फेंकना पड़ेगा। तो क्या करें कि कुछ सस्ता बेच देते हैं क्योंकि डिमांड कम है। तो अगर कोई अगर सेल करता है उस समय कि पूरा ही ख़राब हो जाएगा अगर सेल नहीं होगा, तो मान लो वो उसने 80 रुपीज़ में क्या किया, उसने सेल कर दिया। उसने मार्केट से कहाँ, मंडी से कितने से लाया था 100 रुपीज़ में, सेल कितने में किया 80 रुपीज़ में। इस पूरे व्यापार में उसको फायदा हुआ कि घाटा हुआ, घाटा हुआ। जब घाटा हुआ तो कितना घाटा हुआ, घाटा कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 80 यानी क्या हुआ, 20 रुपये का घाटा होगा। तो फिर लॉस के लिए फॉर्मूला क्या निकलेगा, सिंपल है, लॉस निकालेंगे। इसको आप रट्टा मत मारो, खाली ऐसे समझ लो, ये ज़्यादा अच्छा है। कुछ फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट से अगर समझ जाओगे, आपका पहले मैथ पहले आपने स्टडी बहुत पहले किया हो या नहीं किया हो, उसमें ज़्यादा आपका डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। जब आप ऐसे इसको एक नॉर्मल कॉमन नंबर से अगर आप इसको समझ लोगे, तो 100 माइनस 80, 100 माइनस 80, 100 क्या था आपका, CP था, कॉस्ट प्राइस। CP माइनस 80 क्या था आपका, SP। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इसको करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, ये निकलेगा आपका घाटा। घाटा को हिंदी में कहते हैं घाटा या हानि, इस तरह के आपको वर्ड इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लॉस कहेंगे। तो लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, CP माइनस SP। और मान लो कि अगर आपने 100 में खरीद के 100 में सेल कर दिया, तो क्या होगा, ना तो लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। ये आपको एकदम बेसिक एकदम स्टार्टिंग है कि प्रॉफिट एंड लॉस होती कैसे है। प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज का जितना हमने फॉर्मूला पढ़े थे हमने, इस सब का उपयोग होता है जहाँ जहाँ क्वेश्चन होंगे उसके अकॉर्डिंग। हम थोड़ी सी इसका कुछ फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ। कॉस्ट प्राइस मैंने आपको समझा दिया क्या होती है। कॉस्ट प्राइस कि जितने वो मूल्य, वो पैसा जितने में आप कोई सामान को खरीद के लाते हो, उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस, कहते हैं इसको CP। The price at which an article is purchased is called its cost price, written as CP। वो मनी, वो धन, वो पैसा जितने में किसी वस्तु को आप खरीद के लाते हो, जितने पैसा दे करके, उसको हम कहते हैं क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है। कॉस्ट प्राइस में आप नॉर्मली क्या होता है, हालांकि आपको बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन तो नहीं आएगा, तब भी आप इसको कंसेप्ट को रखना कि मान लो कि आप एक सपोज करो कि आप कहीं से कोई सामान खरीद रहे हो, और सामान को खरीदा आपने कितने रुपए में, मान लो कि मंडी में गए आपने, और हमारा मान लीजिए कि व्यापार है फलों का या सब्जियों का, तो मंडी में जाकर हमें देखा क्या कि हमें जो सब्जियां हमें सेल करनी है उसको हमने खरीदा। टोटल सब्जी का कॉस्ट कितने आई, 1000 रुपये आ गए सपोज करो। अब सब्जी तो वहाँ पे हो गया, अब 1000 रुपये में, या मान लो कि 10,000 रुपये का आपने खरीद लिया, बहुत ज़्यादा आपने खरीद के ला रहे हो क्योंकि आपको व्यापार करनी है, बिजनेस करनी है। 10,000 का आपने सब्जी खरीद के ला, सब्जी या फल खरीद गया। इतनी ज़्यादा अमाउंट आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे, तो उसको लाएंगे कैसे, हम बैग में तो ला नहीं सकते। तो लाने के लिए क्या करने पड़ेंगे, हमें कुछ व्यवस्था करने पड़ेंगे, चाहे किसी गाड़ी से लाए या ट्रैक्टर में लाए या किसी तरह से लाए। आप उसको अगर लाएंगे तो लाने के लिए हमें कुछ खर्च करने पड़ेगा ना। तो मान लीजिए कि, और ऐसा अगर रास्ते में मान लो कि ऐसा किसी जगह से आते हैं जहाँ पे मान लो हमें टैक्स भी पे करना पड़े, या कुछ अगर ऐसा हम सब्जी के अलावा दूसरे का सामान खरीद के लाते हैं, जैसे हमने कॉपी किताब ऐसे को सेल करते हैं या कुछ और सेल करते हैं, उसमें अगर हमें सरकार को अगर टैक्स भी देना पड़े तो उसको भी हम उसी में जोड़ेंगे। तो सारा मिला करके आपका जो
ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट होती है कि उस जो मंडी से आपके दुकान तक लाने का जो कॉस्ट होता है, इसके बाद आपका अगर कोई टैक्स वगैरह देना होगा सरकार को या किसी जगह पे, वो टैक्स जोड़ेंगे। उसके बाद सब कुछ आपका जो जितने भी आपका एक्सपेंसेस होती है, अगर मान लो कि अगर आपके दुकान में कुछ वर्कर्स है, उसको आप सैलरी दे रहे हो, तो उसका एवरेज निकालोगे कि अगर मंथ में पूरा होता है तो आपका एवरेज कितना पड़ेगा इसके ऊपर, ये मतलब एक दिन में कितना बढ़ता है, उसको जोड़ोगे। सब कुछ मिला करके मान लो अगर 2000 रुपये आते हैं सपोज करो, तो 10,000 तो आपका सामान खरीदो आपने, तो 2000 रुपये क्या करोगे और जोड़ दोगे, क्योंकि यही किसके लिए कर रहे हो, ये आप इतना पूरा पैसा आपका खर्च हो रहा है सामान को आपका कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। तो ये एक्स्ट्रा जो होती है उसमें आप इसे इंक्लूड कर दोगे। अगर किसी वर्ड प्रॉब्लम या क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया रहता है कि 10,000 रुपीज़ आपका सामान आपका कॉस्ट पड़ा और 2,000 रुपीज़ आपका ओवरहेड एक्सपेंसेस, यानी कि अतिरिक्त खर्चे जो होते हैं। अतिरिक्त खर्चे में क्या होती है, दुकान किराया हो गया या सामान जो लाओगे उसका आपका जैसे ट्रांसपोर्टिंग करना, जिस गाड़ी में लाओगे उस गाड़ी का खर्चा वगैरह सब कुछ मिला करके। तो अगर ये 12,000 जो हो गया, इसको आप सीपी मानोगे, क्या मानोगे, कॉस्ट प्राइस मानोगे इसको। ये सारे कंसेप्ट इसमें आपको लग जाती है जब आप क्वेश्चंस करते हो। तो यहाँ पे इसलिए बताया गया है कि द ओवरहेड एक्सपेंसेस लाइक सेल टैक्स, लेबर चार्जेस, फिर आपका जो भी आप अगर कार्टेजेस इत्यादि इस्तेमाल करते हो, ये सब आपको इंक्लूड करेंगे करके आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस बोलोगे। लेकिन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं आता, लेकिन अगर बाई चांस अगर आता है तो उसको जोड़ के आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस। मेरे ख्याल से आपको सीपी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस आपको क्रय मूल्य आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आपका क्या है, सेलिंग प्राइस, जितने भी आप सेल करते हो। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस एंड रिटन एज एसपी। जितने पैसे में कोई आर्टिकल आपका सेल हो जाती है, सेल करते हैं, उससे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस कहते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको एसपी में, एसपी से लिखते हैं। और प्रॉफिट या गेन क्या होगा, व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। ये ग्रेटर देन होती है मतलब बड़ा है, अभी आपको बता दिया था, ये साइन का मतलब होती है ग्रेटर देन। तब क्या हो जाएगा आपका, इसको कहेंगे गेन और प्रॉफिट। तो गेन इज इक्वल टू क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। ये फॉर्मूला आपका भी क्लियर हो गया और मुझे लगता है कि इसका आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, आप सिंपल कॉन्सेप्ट से ही आप हमेशा याद रखोगे। अब आती है परसेंटेज निकालने के लिए। परसेंटेज का हम पहले बोल चुके थे कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा, गेन ऑन 100%, 100 रुपये में जितना आपका गेन होता है दैट इज कॉल्ड गेन परसेंट। क्यों बोलते हैं, पर का मतलब होती है प्रत्येक, 100 का मतलब, सेंट का मतलब होती है 100। तो प्रत्येक 100 में कितना गेन हुआ दैट इज कॉल्ड परसेंट। पर मतलब प्रत्येक होती है, सेंट मतलब 100 होती है। तो 100 में कितना गेन होता है दैट इज कॉल्ड परसेंट। और बाकी डिटेल हमने परसेंटेज के जो वीडियो बनाया था, हमने जो क्लास दिए थे उसको सारे आपको रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगा सारे, और उसमें भी कोई डाउट होता पूछना। फॉर्मूला लिखना, गेन या प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू गेन बाई सीपी इंटू 100%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेन या प्रॉफिट परसेंट अगर निकालने होंगे आपको तो क्या लिखोगे आप, गेन बाई मतलब प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। इसको आप लिख लोगे गेन परसेंट और लॉस परसेंट। ये फॉर्मूला आपको बहुत यूज करेंगे, यूज होगा, गेन और प्रॉफिट। परसेंट का ये साइन होता है, और आपको मैंने बताया था इस साइन का मतलब होती है 1/100, 1 डिवाइडेड बाई 100। तो गेन बाई सीपी इंटू 100%। क्या लिखोगे, गेन बाई इज इक्वल टू गेन डिवाइडेड बाई सीपी। गेन के जगह पे आप प्रॉफिट भी कर सकते हो, अगर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है गेन दिया लिखा रहे या प्रॉफिट लिखा रहे, इंटू 100%। ये आपका फॉर्मूला होता है। फिर आपका आता है लॉस। लॉस क्या समझाया अभी आपको हमने कि इफ एसपी इज लेस देन सीपी, तो क्या कहते हैं इसको, अगर हमारा विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से कम होती है, जैसे अगर आपने 100 रुपये खरीद के आपने 80 रुपये में आपने सेल कर दिया है,
100 में आपने खरीद के आपने 80 में सेल कर दिया, तो क्या हुआ, आपका लॉस होगा 20 रुपये का, 20 रुपीज़ का। इफ़ एस पी इज लेस देन सी पी देन सेलर हैज़ अ लॉस, इसको याद रखना। तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला है, पैटर्न पूरा, लॉस इज इक्वल टू लॉस बाई सी पी इंटू 100%। तो लॉस परसेंट के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, ये पहला आपका था, ये एकदम बेसिक फॉर्मूला है, हर जगह इसका इस्तेमाल होंगे। लॉस परसेंट, जैसे गेन था, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लॉस बाई कॉस्ट प्राइस सी पी इंटू 100%। इसको आप लिख लो, आगे हमारे जब हम क्वेश्चंस करेंगे अभी इसमें हम इसका उपयोग करेंगे, यूज़ करेंगे इसका। और इसके बाद कुछ फार्मूलाज और है आपका, यहाँ पे इसको आप लिख लो। गेन तो मैंने आपको बता दिया, आपको एस पी माइनस सी पी, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप रिटर्न लिख लो कॉपी में, ज़्यादा अच्छा है। गेन इज इक्वल टू, जिनके लिए नया है, जिनको आता है उसके लिए तो ठीक है, जिनको आता है, जिनके लिए नया बात है सब चीज़ें, वो लिख ले। खासकर वो फॉर्मूला लिख लीजिए जो आपको पहली बार आप देख रहे हो। गेन क्या होगा आपका, एस पी माइनस सी पी, लॉस क्या होगा आपका, सी पी माइनस एस पी। गेन परसेंट हमने अभी समझा दिया आपको, गेन बाय सी पी इंटू 100%। लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस बाय सी पी इंटू 100%। अब अगर आपको एस पी निकालनी है डायरेक्ट फॉर्मूला से, तो क्या लिखोगे, 100 प्लस गेन बाई 100 इंटू सी पी। किस समय अगर आपको गेन होता है, इसी फॉर्मूला को याद करना, और अगर आपका गेन है तो प्लस में लिखना है, लॉस है उसी जगह माइनस कर देना है, क्योंकि लॉस में क्या होती है, आपका घाटा होता है। एस पी इक्वल टू क्या होगा, 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सी पी। ये आपका क्या हो जाती है, इसका आपको होती है एस पी होती है, सेलिंग प्राइस के लिए। अगर आपको कब करोगे अप्लाई, अगर आपको गेन परसेंट दिया रहे, सी पी दिया रहे, आपको डायरेक्ट निकालनी है, डायरेक्ट के लिए इससे आपको टाइम बच जाती है। अगर आप इस फॉर्मूले को, इसी को हम ट्रिक के रूप में हम बताते हैं आपको, जैसे आपको लगता है ना कि ट्रिक कहाँ से आ गया, तो ट्रिक इसी जगह से आती है, आपका ऐसे ही आपका डेवलप होती है। तो एस पी क्या होगा, अगर आपको गेन परसेंट गिवन है, सी पी गिवन है, डायरेक्ट अप्लाई करो, 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सी पी। दोबारा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, गेन है तो प्लस में करो, लॉस है तो माइनस में कर दो। तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सी पी। नीचे वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इसी का आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपका सी पी इसी से निकल जाती है। यहाँ तक किसी को भी कोई पूछना हो तो पूछ सकते हो, कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में फाइंड एस पी, पहला पार्ट क्या बोला है, सी पी इज इक्वल टू 950, गेन इज इक्वल टू 6%। बताइए कितना आया। फाइंड एस पी मतलब सेलिंग प्राइस है, आपके पास सी पी गिवन है, सी पी कितनी है 950, और गेन कितनी है 6%। तो 6% किसके गए, किसके 6%, जो सी पी होगा 950 का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप ₹950 का क्या निकालेंगे, 6% निकालेंगे, उसके बाद उसको सी पी में ऐड कर देंगे, तो आपको निकल जाएगा, एस पी निकल जाएगा। बताओ कितना हुआ, क्या बोला है पहले क्वेश्चन में, सी पी आपका दिया है 950, गेन दिया है आपका 6%। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, सी पी इज इक्वल टू ₹950 और गेन कितनी है, इज इक्वल टू 6%। तो 6% ऑफ ₹950 इज इक्वल टू क्या होगा, 6 इंटू 1/100 इंटू 950, 0 कैंसिल आउट। अब आप 95 इंटू 6/10, सिंपली 95 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो और डेसिमल लगा दो, तो आपको क्या निकल जाएगा, आपको इसका गेन निकल जाएगा। गेन इज इक्वल टू 6%, तो गेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 6% ऑफ ₹950। कितना आया बताओ, आपका आ गया इज इक्वल टू 570 बाई कितना होगा 10,
कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना होगा गेन, कितना हो गया आपका ₹57। अब क्या पूछा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के लिए क्या फॉर्मूला होती है, SP = CP प्लस गेन। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। CP कितना था आपका ₹950 प्लस गेन कितना है आपका 57। ये दोनों को क्या करोगे आप ऐड कर दोगे, बताओ कितना आया। बिल्कुल सही है ₹1007। तो SP कितना निकल गया आपका 1007 निकल गया। आसान है ना, वेरी गुड। सेकंड पार्ट करो, क्या बोला है आपका पहले से फर्स्ट का। CP आपका कितना है ₹9600 और गेन कितनी है आपका 16 होल 2/3 यानी 16 सही 2/3%। अब निकालो सेम तरह से, बताओ कितना आया। सबसे पहले आप कैसे करोगे, गेन दिया है, गेन परसेंट कितनी है 16 एंड 2/3, इसको पहले चेंज करो, इससे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं इसको। मतलब 16 सही 2/3 को आप जब चेंज करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो 16 सही 2/3%। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 3 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 3 हो जाएगा। उसके बाद जो भी आएगा उसको हम ऊपर ऐड कर देंगे तो +2 करेंगे। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद डिवाइडेड बाय कितना है 3% = कितना होगा 48 + 2 होल बाई 3%, यानी कितना होगा 50/3%। कितना हो गया आपका, ये आपका क्या निकला गेन निकल गया, गेन परसेंट निकल गया। कितना गेन परसेंट है। अब आपको गेन = निकालनी है, गेन या प्रॉफिट। कितना होगा 50/3% ऑफ टोटल मनी कितनी है, टोटल मनी है 9600 रुपीज़ ऑफ 9600 = क्या करेंगे 50/3 × 1/100, क्योंकि परसेंट मतलब कितनी होती है 1/100, 9600। तो क्या करेंगे 0000 कैंसिल आउट और 96 है। एक काम करके देखो क्या ये 3 से कटता है 96 है, तो नंबर को ऐड करके देख लो 9 + 6 कितना हो जाएगा 15 3 से कटता है ना, तो नंबर पूरा क्या होगा 3 से कट जाएगा। ये आपको होती है 3 से कोई नंबर पूरा डिवाइड होगा कि नहीं होगा ये चेक करने का। कि जो भी नंबर आपको जिसको भी आप डिवाइड कर रहे हो उसमें जितने भी डिजिट्स है, जैसे 96 में क्या है 9 है 6 है, 9 और 6 का ऐड कर दो कितना आया 15। क्या 15 3 से डिवाइडेड है। इसका मतलब क्या होगा 96 पे क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप 96 को आप सिंपली 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 3 3 जा 9। मुझे पता आप लोगों में सब बहुतों को पता है, लेकिन रिकॉर्डिंग में सबको देखना है तो मैं इसलिए इसको बता दे रहा हूँ। 0 हो जाएगा तो कितना 32 हो जाएगा। तो 3 1 जा 1 और 3 96 को हम काटेंगे तो कितना होगा 32 हो जाएगा। = कितना होगा 50 × 32। अब 50 × 32 आप मल्टीप्लाई तो आराम से कर सकते हो, लेकिन अगर जल्दी करने हैं तो क्या करोगे गेन = हम क्या निकाले गेन निकाल रहे हैं, गेन = हाँ जी और फिर 0 लगा। हाँ जी। तो क्या करेगा देखो 32 × 50 है ना, तो 5 से मत करो और भी आसान हो सकता है। ऐसे जो भी बोल रहे हो उसको तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन और भी आंसर आसान हो सकता है। 50 × 2 × 16 कर दो तो 50 में कितना होगा 100 हो जाएगा, × 16 हो जाएगा, = कितना होगा 1600 हो जाएगा। इससे आपका और जल्दी हो जाएगा। तो ये आपका गेन निकल गया। अब आप क्या करोगे, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, पूछा गया कि आपको SP निकालनी है। तो CP हमें पता है, हमको हमें गेन पता है, तो फिर क्या होगा गेन कितना 1600 रुपये है।
तो एस पी इजिकल टू क्या हो जाएगा, सी पी प्लस गेन। किसी को अगर कोई दिक्कत हो आप बिल्कुल पूछिए, मुझे पता है सबको समझ में आ गया है, लेकिन तब भी अगर किसी को दिक्कत हो पूछिए। ये दोनों को ऐड कर देंगे, बताओ ऐड करके कितना आया, कितना आ गया, 11,200 रुपये एस पी। ये हमने बहुत बेसिक लेवल से हमने शुरू किया ताकि सबको समझ में आ जाए। किसी को कोई डाउट हो पूछ सकते हो, पूछो। किसी को डाउट नहीं है, बहुत अच्छे, आप लोग आराम से एग्ज़ाम में कर लोगे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट अगर आपको आ जाता है तो क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्या बोला सर है? एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा। पीछे वाली, ये वाली, इसके ये पीछे, सर ये ठीक है, ओके। अब आप इसको आप खुद से करो। देखो सीपी कितनी है आपका, 1540 रुपीज़। सबको ही कीजिए क्योंकि सबको एग्जाम देनी है ना, सबको अपने पे रिजल्ट अच्छा करना है ना, तो सब कीजिए। लॉस कितनी है, 4%। निकालना क्या है, एसपी निकालना है। सेम तरह से पूरा आप लॉस निकाल लो। लॉस निकालने के बाद एसपी क्या होगा, सीपी माइनस लॉस, जितना भी होगा 4% उसको निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे। बताओ कितना आया। जी आपका सीपी है, थर्ड पार्ट के लिए सीपी इज इक्वल टू 1540 और लॉस परसेंट कितनी है आपका, लॉस परसेंट है आपका इज इक्वल टू 4%। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 4% निकालेंगे किसका, 1540 का। तो 4% ऑफ ₹1540 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/100 1540। फिर 2 की टेबल से, जीरो से जीरो कट जाएगा आपका, फिर 2 की टेबल से ऊपर 2 नीचे 5 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा, इसको काटोगे इसको, या आप ऐसा भी कर सकते हो, या ऊपर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 10 रह जाएगा, तो आपको डेसिमल लगाने में आसान हो जाएगा। इसका वैसे कर सकते हो 154 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10। अब बताओ कितना आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 616 आ जाएगा। हाँ जी, तो ये 10 की वजह से फिर 61.6 16/10 इज इक्वल टू 61.6। आपका लॉस हो गया। तो एस पी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, सी पी माइनस लॉस। तो फिर एस पी इज इक्वल टू, सी पी के वैल्यू कितना दिया आपका, 1540। तो ₹1540 माइनस 61.6 इज इक्वल टू, अब माइनस करो कितना आया, 1000, बताओ कितना आया, 478.4। तो ये आपका हो गया सेलिंग। सबको समझ में आ गया कैसे करने। एग्जाम में आपको जो DI के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें ये सब चीज़ें बहुत अप्लाई होता है। हम DI क्वेश्चंस करेंगे, देखना जो हम पेपर करेंगे 2023 का 22 का पेपर करेंगे, उसमें आपको ऐसे चीज़ें मिलती है। फोर्थ कितना दिया आपका, सीपी कितने है आपका 8,640 और लॉस कितनी है आपका 12.5%, 12.1/2%। बताओ क्या निकालनी है, एसपी निकालनी है, कैसे करेंगे। फोर्थ पार्ट
CP इजिकल सर टू 75-60 है, कौन सा? इसका आंसर बता रहे हो 75-60। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। CP कितने हैं आपका? ₹8,640। जब आप सॉल्व करते हो तो कितने अच्छे होते हैं। तभी बोलता हूँ कि आप लोग जिस समय क्लास कर रहे हो साथ में सॉल्व करो। 8640 ये आपका CP है, 8640 ये क्या होगा आपका CP हो जाएगा। लॉस कितनी है आपका? 12.5%। तो लॉस कितना होगा? इजिकल टू 12 एंड 1/2% इजिकल टू 25/2%। ये आपका लॉस हो जाएगा। आप क्या करोगे? 20 लॉस अमाउंट निकाल लोगे तो 25/2% ऑफ किसका? जो आपका फुल अमाउंट था, कितना था आपका? 8640 ऑफ 8640 इजिकल टू 25/2 इंटू 1/100 इंटू 8640। 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, कितना हो जाएगा आपका? 432 हो जाएगा। अब 432 को आप क्या करोगे? इजिकल टू 432 इंटू 25/10 छोटा कर सकते हो, इसको 5 कर दो, इसको 2 कर दो, और छोटा कर सकते हो इसको। कितना होगा ये आपका? 4 को डिवाइड करोगे 216 इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका? 1080। अगर आप कैसे ये इसको मल्टीप्लाई तो कर सकते हो 5 से, या फिर अगर आपको जल्दी करनी है तो जल्दी में आप ऐसा कर सकते हो 216 इंटू 5, इसको क्या करो 108 इंटू 2 इंटू 5 कर दो, तो क्या हो जाएगा 108 इंटू 10, अब क्या हो जाएगा 1080। ये आप माइंड पे कर सकते हो। ये आपका लॉस निकल गया, इतना आपका लॉस आ गया 1080। तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू ₹1080। तो SP इज इक्वल टू क्या होती है आपका? CP माइनस लॉस इज इक्वल टू CP कितनी है? CP आपका है 8640 इज इक्वल टू ₹8640 माइनस 1080। तो माइनस करने पे कितना आएगा आपका? इज इक्वल टू ₹7560। किसी को कोई डाउट है? ये आपका आंसर बन गया। ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। बेसिक एकदम बहुत बेसिक कंसेप्ट है। कुछ क्वेश्चन हमने किए हमने कुछ क्वेश्चंस को, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए कि हम कैसे करते हैं। और इसके बाद हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? वेरी गुड, सबको आ गया। क्या बोला है क्वेश्चन आपका? और ट्रायंगल, ये तो आपको क्लियर हो गया। ये आपका पूरा पूरा कैसे निकला? 7,560। 7,000 SP कितना होगा? सेलिंग प्राइस सबका हो जाएगा ₹7,560। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले क्या दिया आपका? और ट्राईसाइकिल वॉज परचेस्ड फॉर ₹1120 एंड सोल्ड फॉर 1260। फाइंड द गेन एंड गेन परसेंट। तो कितनी आसान है बोलो। एक ट्राईसाइकिल को कितने में से आपका लिया गया? आपका कितने में खरीदा गया? ₹1120। और सेलिंग कितने में किया गया? आपका ₹1260। तो फिर CP कितनी हो गई? CP आपका हो गया ₹1120। और SP कितना हो गया? सेलिंग प्राइस ₹1260। तो आप देखो क्या बोलोगे? SP क्या है? ग्रेटर है ना SP से, CP से। SP क्या है आपका? CP से ग्रेटर है। इसका मतलब क्या होगा? सो
दिस इज प्रॉफिट, दिस इज गेन, दिस इज गेन। अब गेन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला आपको हो जाएगा एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू कितना होगा 1260 माइनस 1120। ये आपका क्या हो गया, ये आपका गेन निकल गया। तो फिर गेन कितना होगा बताओ, कितना हो गया माइनस करने के बाद, माइनस करके अब कितना आ गया आपका 140। 140। बिल्कुल सही। तो ₹140 आपका क्या हो गया, गेन हो गया। हेंस गेन परसेंट अगर निकालने हैं, गेन परसेंट क्या होता है फॉर्मूला क्या लिखाया था, गेन बाई सी पी इंटू 100, गेन बाई सी पी इंटू 100। अब बताओ कितना आ गया, इजिकल टू गेन कितनी है, गेन की जगह क्या करेंगे हम 140 करेंगे, तो 140 बाई और सी पी कितनी है 140 बाई 1120 इंटू 100%। तो कितना आ गया आपका, इसको सॉल्व करते हैं। गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन बाई सी पी, गेन बाई सी पी इंटू 100% इज इक्वल टू गेन के वैल्यू पुट कर दीजिए 140 बाई 1120 इंटू 100%। सॉल्व करो, 0 कट हो गया आपका, ये कितना हो गया आपका 14/112। अगर आप इसको अलग करते हो तो कितना होगा आपका इक्वल टू 14 इंटू 100/112। कैंसिल आउट करो, कितना आएगा, पहले 2 से काट दो, कितना आएगा 7 आ जाएगा, इसे काटो कितना हो जाएगा आपका 56 आ जाएगा, फिर से 7 on 7 ये 8 हो जाएगा, 8 से काटोगे 4 दूने 8 25 इज इक्वल टू 25/2% इज इक्वल टू 12 से ही 1/2%। कोई डाउट है, क्योंकि अगर आप डिवाइड करोगे 25 को तो कैसे आएगा, 2 से जानते हैं आराम से, 25 को अगर आप डिवाइड करते 2 से तो 2 1 2 हो गया, माइनस करो 0, 5 2 2 4, कितना बचे 1, तो क्या हो जाएगा आपका 12 से ही 1/2%, ये 12.5%। कोई डाउट है किसी को, समझ आ गया। तो गेन परसेंट कितना होंगे 12.5%। कोई डाउट तो नहीं है ना। आप इसे करो, सेकंड क्वेश्चन को, एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर ₹400 and sold for ₹336, find the loss and loss percent। तो लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कितनी होती है CP माइनस SP, CP कितनी है CP माइनस SP, तो CP कितनी है आपका 400 माइनस 336, 336 कितना हो जाएगा आपका इजिकल टू ₹64। अब मुझे क्या निकालनी है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट इजिकल टू क्या बोलोगे, लॉस बाई CP इंटू 100% इजिकल टू लॉस कितने हैं आपका, पुट कर दो वैल्यू को 64/400 इंटू 100%, 2 0 कैंसिल आउट और 4 से काटोगे, 4 1 कम 4, 16 4 64 जा 64,
16। 16%। कोई डाउट तो बताओ। तो लॉस कितना हो जाएगा आपका? 16% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेंसिल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन है। अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेंसिल, अगर 6 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल, तो बताओ गेन कितने हुए? फाइंड द गेन परसेंट। गेन परसेंट कितने हुए? क्वेश्चन 3। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? आपने 6 पेंसिल अपने खरीदा मार्केट से, और जितने भी आपने 6 पेंसिल खरीदा उतने में अपने 5 पेंसिल क्या कर दिया? आपने सेल कर दिया। तो 1 पेंसिल का फायदा हो गया ना आपको ना। तो 1 पेंसिल का अगर आपको फायदा हुआ तो बताओ कितना परसेंट आपको फायदा हुआ? तो बहुत आसान है। कैसे करेंगे? लेट इसको हम उससे कर लेते हैं, अरिथमेटिक से कर लेते हैं। अरिथमेटिक से बहुत आसान हो जाती है। लेट क्वेश्चन 3 के लिए द सीपी या कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेंसिल, हर एक पेंसिल का, ईच पेंसिल बी रुपीज मान लो 1, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल। अगर आपने एक माना, 1 रुपये माना आपने, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल कितना होगा? 5 रुपये हो जाएंगे। एक का अगर 1 रुपये माना आपने तो। अब एसपी ऑफ 5 पेंसिल क्या होगा? क्या बोला है? ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एसपी ऑफ 5 पेंसिल, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल is equal to CP of 6 पेंसिल। कितना होगा आपका? ₹6 हो जाएगा। 6 रुपये में 6 पेंसिल कर देंगे ना। तो 5 पेंसिल का जो एसपी है वही क्या है आपका? 6 पेंसिल का आपका सीपी है। कितना क्लियर हो गया? देयरफॉर गेन इज इक्वल टू, या गेन परसेंट, या गेन इज इक्वल टू निकाल लेते हैं एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू ₹6 माइनस 5 इज इक्वल टू रुपीज कितने हो गए? 1। ये आपका गेन निकल गया। अब गेन परसेंट निकालेंगे। गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन बाई CP इंटू 100%। इजिकल टू क्या होगा? गेन परसेंट इजिकल टू, गेन कितनी है आपका? 1/5 इंटू 100%। काटेंगे ये 20, तो क्या हुआ? 20%। इसका ट्रिक भी हो तो शॉर्टकट, लेकिन पहले आप समझ लो फिर ट्रिक बताऊंगा एक साथ। थोड़ा एक लाइन पे आंसर निकल जाती है। या तो कोई डाउट हो तो बताओ। इसके बाद आपको हम होमवर्क का शीट सेट करेंगे, इसको आप सॉल्व करोगे, फिर इस पर डिस्कस करेंगे। आज हम थोड़ा रिवीजन करेंगे सेकंड पेपर के त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद को आज मैं थोड़ा आपको समराइज कर देता हूँ।
और इसके बाद आप लोग घर पे इसको प्रिपेयर करोगे और कल मैं आपसे पूछूंगा। आज मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के बारे में क्या क्या बताया गया है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है और इस उपनिषद में ब्रह्म प्राप्ति के लिए क्या क्या बताया गया है, अष्टांग योग का आपका इसमें विवेचना किया गया है। यहाँ एक ब्राह्मण होते हैं, वो ब्राह्मण भगवान आदित्य से प्रश्न करते हैं, उनके बीच का संवाद है। एग्जाम में ये आपका नाम पूछे जाते हैं कि त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में त्रिशिखी कौन है, तो आप बोलोगे इस उपनिषद में यानी त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में भगवान आदित्य और त्रिशिखी ब्राह्मण के बीच में क्या है, संवाद है, उनके बीच में आपका कम्युनिकेशन है, कथोपकथन है। गुरु है और त्रिशिखी ब्राह्मण शिव शिष्य है। हाँ जी, तो इसमें बताया गया है कि आपका जो ब्रह्म प्राप्ति के लिए इसमें बताया गया है, इसमें ब्रह्म प्राप्ति के उपाय भूत के रूप में अष्टांग योग को काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, बताया गया है। इसमें यम नियम और हठ योग के जो आसन है ये भी बताया गया है, नाड़ी शोधन भी बताया गया है, प्राणायाम की विधि भी बताई गई है। इसमें अग्निमंडल, नाड़ी चक्र और नाड़ी चक्र में जीव कैसे आता जाता रहता है, यानी कैसे भ्रमण करता है, इसके बारे में बताया गया है। और इसके बाद कुंडलिनी के बारे में समझाया गया है कि कुंडलिनी स्थान पर कैसे आपका किस तरह से नाड़ी केंद्र की स्थिति क्या होती है। इसमें नाड़ी विचरण के बारे में बताया गया है और योग अभ्यास की कुछ विधि बताई गई है, षण्मुखी मुद्रा बताई गई है। इसके अलावा प्रत्याहार, मनोजय, धारणा, ध्यान और उसके भेद कितने हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको विस्तार से बताया गया है। ये 2 पार्ट मिलेंगे, एक आपका पहला ब्राह्मण भाग, दूसरा क्या मिलेगा, मंत्र भाग। इतने सारे बातें आपको एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी पूछ सकते हैं कि त्रिशिखी ब्राह्मण कितने भाग में विभक्त है। आप बोलोगे एक क्या है ब्राह्मण भाग, दूसरा क्या है मंत्र भाग। और इसके बारे में हम थोड़े से आपको समझा देते हैं, फिर आप इसको अच्छे से करना है इसको। इसमें ब्रह्म प्राप्ति के लिए उपाय भूत क्या बताया गया है, अष्टांग योग बताए गए हैं। अष्टांग योग का ये मुख्यतः इसमें वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है योग के 2 मार्ग। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में योग के 2 मार्ग बताए गए हैं। पहले क्या बताया गया है, आपका ज्ञान योग, और दूसरा क्या बताया गया है, कर्म योग। याद रखेंगे, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में योग के 2 मार्ग बताए गए हैं। एक क्या है आपका ज्ञान योग, दूसरा क्या है आपका कर्म योग। ज्ञान योग क्या होती है, ज्ञान योग में चित्त का पूर्णतः पूरी तरह से आत्मिक उत्थान में निरंतर मतलब लगातार लगाए रखना ही क्या कहलाता है, ज्ञान योग कहलाता है। चित्त का पूरी तरह से आत्मिक उत्थान यानी खुद के उत्थान के लिए निरंतर आपका जब हम लगाए रखते हैं तो उसको हम कहते हैं ज्ञान योग कहते हैं। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में ज्ञान योग से श्रेष्ठ और कल्याणकारी सिद्धि प्राप्त होती है, ये बताया गया है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार ज्ञान योग से श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी सिद्धियां प्राप्त होती है। इसके अलावा यम नियम आदि आपका जो अष्टांग योग है उनके साधना से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर आती है कर्म योग। कर्म योग में क्या बताया गया है, कर्म और कर्तव्य के द्वारा शास्त्र के अनुकूल कर्मों में निरंतर मन को लगाए रखना क्या बताया गया है, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में कर्म योग बताया गया है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में इसको कर्म योग बताया गया है। याद रखना कि योग के खाली 2 ही मार्ग बताए गए हैं, एक है ज्ञान योग, दूसरा आपका है कर्म योग, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में। इसके बाद आपका ये बताया गया है कि कर्म योग में बताया गया है कि कर्म और कर्तव्य जो हमें ड्यूटीज है, कर्म और कर्तव्य द्वारा शास्त्र अनुकूल कर्म में निरंतर मन को लगाए रखना ही क्या होती है, कर्म योग कहलाता है। कर्म के द्वारा ही जीव का अस्तित्व है, ऐसा बताया गया है। कर्म फल के त्याग जब करते हैं तब हमको शांति की प्राप्ति होती है, यह हमें त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में हमें समझाया गया है।
अष्टांग योग में क्या क्या है, जो हम सामान्य रूप से जो पढ़ते हैं वही है सेम चीज़। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब यहाँ पे क्या है, यम थोड़ा सा हमें जो हमने अध्ययन करते हैं पतंजलि योग दर्शन से, उससे थोड़ा सा हटके है। इसको आप एज इट इज़ याद रखेंगे। वीडियो में मैंने त्रिशिखी ब्राह्मण में बहुत विस्तार से एक एक चीज़ को हमने व्याख्या करके रखे हैं। अभी मैं आपको खाली समराइज़ कर देता हूँ और इसके बाद आप चाहे अगर आपने लिखे हैं अपने नोट से आप करोगे, या मैं आपको ग्रुप पे वीडियो सेट कर दूंगा, कई पार्ट में वीडियो है, उसको पूरा हमने पूरा चर्चा करके डिस्कस पूरा करके रखे। एक एक श्लोक का हमने व्याख्या किया है, समझाया है, उसको आप देख के कर सकते हो। अभी मैं आपको समराइज करता हूँ। अष्टांग योग में क्या है, पहला हमने ये बताया कि अष्टांग योग सामान्य नहीं है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम के ऊपर बताया गया है शरीर और एवं इंद्रियों के प्रति सभी प्रकार के वैराग्य की भावना को यम कहा गया है। क्या बताया गया है, शरीर और त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार शरीर और इंद्रियों के प्रति सभी प्रकार से वैराग्य की भावना को क्या कहते हैं, यम कहते हैं। 10 यम के बारे में समझाया गया है। पहला क्या है, अहिंसा, फिर क्या आपका सत्य, अस्त्य, क्षमा, धैर्य, धैर्य मतलब धृति, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, और इसके बाद आपको बताया गया कि मिताहार, इसको स्वल्पाहार भी कहते हैं, लेकिन मिताहार या स्वल्पाहार, और शुद्धता। ये आपका यहाँ पे शुद्धता क्या यम के अंतर्गत है। क्या क्या है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, क्षमा, धैर्य, धैर्य मतलब धृति, धैर्य, धृति, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, स्वल्पाहार या मिताहार और शुद्धता। ये आपका 10 यम बताया गया है। वैसे नियम मतलब इसमें त्रिशिखी, हाँ जी, तो सीक्वेंस के अनुसार 4th नंबर पे ब्रह्मचर्य है सर जी। हाँ, ब्रह्मचर्य या आपको अगर आपको श्लोक के अनुसार करते हो तो श्लोक का जो सीक्वेंस है ऐसे ही करो आप। वैसे आप इसका याद रखने के लिए आप इसको याद कर सकते हो, या अगर आपको श्लोक याद करते हो तो आप ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद आपका आता है नियम। नियम में बताया गया कि परमात्मा तत्व ईश्वर से निरंतर अनुरक्ति मतलब प्रेम या भक्ति, इसको रखना ही मतलब ईश्वर के साथ हमें आपका अनंत प्रेम या अनंत भक्ति रखना है। क्या कहलाता है, नियम कहलाता है। किसमें, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में नियम क्या बताया गया है, परमात्मा तत्व यानी कि ईश्वर से निरंतर प्रेम या भक्ति रखना क्या कहलाता है, इसमें नियम कहता है। नियम भी 10 है। पहला इसमें क्या है, तप, संतोष, आस्तिकता, दान, हरि भजन, वेदांत श्रवण, लज्जा को री कहते हैं, लज्जा, मति मतलब बुद्धि होती है, जप और व्रत। आप इसको कितना महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे रिवीजन करो इसको, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो व्रत जो आपका नियम में है, बाकी हम जो इसमें हमने अध्ययन करते हैं योग दर्शन में, उसमें आपका व्रत नियम में नहीं आता। लेकिन त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में व्रत क्या है, नियम के अंतर्गत आता है। तप, संतोष, आस्तिकता, दान, हरि भजन मतलब हरि का भजन करना, वेदांत श्रवण, वेदांत इसलिए हम बार बार बोलते हैं ना कि आप अध्ययन करो, श्रवण करो उपनिषद का, वेदांत का श्रवण करना, ये आपका नियम के अंतर्गत आता है। फिर लज्जा मतलब री लज्जा, और बुद्धि मतलब मति, जप और व्रत। ये आपका क्या हुआ, 10 यम हो गया, 10 नियम हो गया। फिर आपका त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में क्या बताया गया, आसन बताया गया है। संसार की समस्त वस्तुओं में उदासीन भाव यानी निरपेक्ष भाव रखना ही सर्वोत्तम आसन है। अगर आपको मान लो एग्जाम में आ जाता है, आप सोचोगे कि कुछ हलासन होगा, पद्मासन होगा, सिद्धासन होगा, ऐसा कुछ सोच सकते हो, लेकिन त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में क्या बताया गया है, संसार की समस्त वस्तुओं में उदासीन भाव या निरपेक्ष भाव रखना ही
क्या बताया गया इसमें कि सर्वोत्तम आसन होता है। कुल इसके अलावा आसन के बारे में भी बताया गया है। कुल मिला के आसन 17 आसन बताया गया है। इसमें पद्मासन भी है और आपका बद्ध पद्मासन भी है। ये सब मिला करके आपका आसन बताया गया है। जब तक दोनों ओर के अंग समान न हो तब तक आसन करना चाहिए, ऐसा त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में समझाया गया है। इसमें यह बताया गया है कि आपका दर्भकुश या काले हिरण के छाल को आसन बनाकर रुचि या स्वास्तिक आदि किसी भी आसन का अभ्यास करते रहना चाहिए। कुछ चीज़ें जिस समय उपनिषद बनाई आपको लिखी गई थी उस समय के आपका जो भी स्थितियाँ थी उसके अनुसार बताई गई है। लेकिन आज हम कुछ आसन में बैठ के हम करते हैं। ऐसे हम कई चीज़ हम ये हम अभी हम नहीं ले सकते, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आता है तब बोलोगे त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में ये बताया गया है, तब ताकि आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में तभी मार्क्स मिलेगा जो आपका उपनिषद में जो बताया गया है उसको लिखोगे। तो रियल लाइफ में हम कुशासन सबसे अच्छी होती है उसमें आपका करने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें भी हमें प्राप्त नहीं है। ये जिस समय उपनिषद बताई गई थी उस समय की अलग स्थिति थी, आज की स्थिति अलग है। लेकिन उपनिषद में बताया गया आपको कि दर्भकुश या काले हिरण, तो कुश के बारे में भी बताया गया है। आप कुश का इस्तेमाल कर सकते हो। इनकी काले हिरण के छाल को आसन बना करके तथा रुचि स्वास्तिक आदि किसी भी आपका जैसे आपका जो आसन आपको अच्छा लगता है, इस आसन में स्वास्तिक आदि किसी भी आसन में का अभ्यास करते हमें करना अच्छा होता है। मतलब ऐसा आसन का अभ्यास हमें करते रहना चाहिए। फिर इसमें बताया कि आसन का लाभ, आसन को वश में करने वाला तीनों लोगों को जीत लेता है। वश मतलब उसको सिद्ध करने वाला। खाली आसन लगाना अलग बात है, आसन को सिद्ध करना आपको दूसरी लेवल की चीज़ है। तो जो लोग सिद्ध कर लेते हैं वो उनको तीनों लोगों को जीत लेता है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। फिर बोलोगे प्राणायाम, समस्त संसार के मिथ्या स्वरूप को जान लेना क्या होती है? प्राणायाम होती है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। यम नियम और आसन के द्वारा सुसंयम होकर के नारी शोधन के बाद तभी हमें क्या करना चाहिए? प्राणायाम करना चाहिए। यहाँ 4 प्रकार के प्राणायाम के बारे में बताया गया है। पहला क्या? रेचक, फिर क्या आपका पूरक, फिर क्या आएगा आपका कुंभक, यानी शोधन भी कहते हैं। तो रेचक, पूरक, शोधन, फिर आपका करोगे आपको इसको फिर से आप रेचक पे जाओगे। प्राणायाम की विधि में क्या करते हैं? पिंगला से हम रेचक करते हैं। तो इसमें आपका मात्रा क्या होती है? 16:64:32, मतलब 16 मतलब 1:4:2। तो 16 मात्रा पूरक, कुंभक के 64 मात्रा 64 मात्रा, पूरक के 16 मात्रा 16 मात्रा, कुंभक के 64 मात्रा मतलब 64 मात्रा, और पूरक के 32 मात्रा 32 मात्रा। रेचक के 32। हाँ, रेचक के 32 मात्रा है। तो इस तरह से आपका क्या होती है? आपका 1:4:2 का आपका रेशियो बन के आपका इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपका पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक कितना? 16 मात्रा, कुंभक कितना? 64 मात्रा, और रेचक कितना हो गया आपका? 32 मात्रा। इस तरह से बार बार क्रम और विपरीत क्रम से हमें अभ्यास करना चाहिए। कुंभक का समय के लिए बताया गया कि 4 बार, यानी कि प्रातःकाल, मध्याह्न, सायकाल और अर्धरात्रि, ये टाइम बताया गया है इसका। इसके बाद आपका ये क्या बताया गया इसमें कि कुंभक की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाकर 80 मात्रा तक करनी चाहिए। ये आपको समझाया गया है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। प्राणायाम के 40 क्या जैसे उसकी मात्रा की बढ़ा देनी चाहिए, तो 20, 80 और 40 मीन्स 1, 2, 4। नहीं, कुंभक आप करते हो ना, जैसे आपने प्राणायाम का आपने साइकिल पूरा करते हो ना, तो साइकिल कितना करोगे इसका बताया गया। कितने साइकिल करोगे? वो मात्रा नहीं है 16, 32, 16, 64 नहीं, वो तो ऐसे ही रहेगा। साइकिल कितना करोगे इसका बताया गया। शुरू में तो लोग आपका 80 बार नहीं कर पाते ना प्राणायाम ना, थक जाते हैं ना स्टार्टिंग में। पहले मान लो कोई अगर शुरू करते तो कितना करेगा? 10, 15, 20 करने के बाद तो थक जाता है।
धीरे धीरे बढ़ा के उसको 80 बार करने के लिए बोला गया है। इसमें मात्रा का मतलब क्या है, साइकिल है, कितने साइकिल करते हो आप। तो इसमें 80 साइकिल तक आपको करने के लिए बताया गया। इसमें प्राणायाम के लाभ क्या होती है, 3 वर्ष तक नियमित प्राणायाम करने से क्या बोला गया इसमें, योग की सिद्धि हो जाती है ऋषि के ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। वह वायु को जीतने वाला, इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, अल्पाहारी, कम नींद लेने वाला, तेजोमय और बलवान होता है। उसकी बुद्धि व इंद्रिया क्या होती है, तीव्र हो जाती है तथा वह तीनों कालों को जानने में समर्थ हो जाता है। शरीर में जहाँ जहाँ वायु के जकरण आदि उत्पन्न दूषित रोगों के नाश के लिए वहाँ वहाँ वायु प्राण को धारण करने से क्या होती है, पेट के रोग, कुक्षी मतलब पेट होती है, पेट के रोग नष्ट हो जाते हैं। नासिका के अग्रभाग में प्राण को धारण करने से दीर्घायु और शरीर के हल्केपन के प्राप्ति होती है। मन की धारणा से प्राण की धारणा उत्पन्न होने लगती है तथा मन को स्थिर करने के लिए प्राण धारणा मतलब प्राणायाम करने की आवश्यकता यानी अनिवार्यता के ऊपर बल दिया गया है। प्रत्याहार, चित्त का अंतर्मुखी भाव क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। चित्त का अंतर्मुखी भाव क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। शरीरस्थ मर्मस्थलों को एक स्थान से दूसरे स्थान में लाने का जो हम लाते हैं, इस लाने को हम क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। शरीर के, याद रखना ये लास्ट बार पूछे गए थे कि त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार कितने मर्मस्थल है, तो त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में बताया गया है शरीर के 18 मर्मस्थल में ये धारण करती है, यानी कि 18 बताया गया है त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में। उन मर्मस्थलों से चेतना को एक स्थल से दूसरे स्थल की ओर खींचना क्या होती है, प्रत्याहार कहलाती है। त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार शरीर के 18 मर्मस्थल में धारण करती है। उन मर्मस्थलों को से चेतना को एक स्थल से दूसरे स्थल की ओर खींचना क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। फिर धारणा, चित्त का निश्चल शांत भाव धारण करके या चित्त का निश्चल शांत भाव धारण कर लेने से जब धारण करते हैं तो उस धारण करने की स्थिति को हम क्या कहते हैं, धारणा कहते हैं। यानी कि चित्त का निश्चल शांत भाव धारण कर लेने की स्थिति को धारणा कहते हैं। यम आदि के द्वारा मन का धारण यानी स्थिर करना धारणा होता है। धारणा के लाभ, क्या लाभ बताया गया है, संसार रूपी दुख सुख यानी कि संसार सागर को पार करने में समर्थ होते हैं। जब धारणा करते हैं तो संसार सागर को पार करने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। इसके बाद आपको इसमें बताया गया है कि कुछ तत्व के बारे में बताया गया है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। पैरों से घुटने तक का भाग को क्या बताया गया है, पृथ्वी तत्व का अंश है। क्या कहा, कहाँ से कहाँ तक, पैर से घुटने तक का, पैरों से घुटनों तक का भाग को क्या क्या बताया गया, इसमें पृथ्वी तत्व का अंश बताया गया है। ये इसका समय कितनी होती है, 5 घटी होती है। कितनी होती है, 5 घटी, 2 घंटे। हाँ, क्योंकि 1 घटी कितनी होती है आपका, 1 घटी मतलब आपका 24 मिनट होती है, तो 5 घटी मतलब 120 मिनट यानी 2 घंटे। घुटने से कमर तक का भाग को क्या कहते हैं, जल तत्व कहते हैं। पैरों से घुटने तक का भाग पृथ्वी तत्व है। घुटनों से कमर तक का भाग क्या होती है, जल तत्व है। ये आपका 10 घटी बताया गया है। फिर शरीर के कटी प्रदेश के मध्य भाग में क्या होती है, अग्नि तत्व होती है, ये 15 घटी होती है। नाभि से नासिका तक के भाग क्या होती है, वायु तत्व होती है, ये 20 घटी होती है। और नासिका से ब्रह्मरंध्र तक के भाग को क्या, कौन सी तत्व होती है, आकाश तत्व होती है, तो ये 25 घटी होती है। तो आपने कहाँ से पाया, अपने पैरों से घुटनों तक का भाग पृथ्वी तत्व होती है 5 घटी, और घुटनों से कमर तक का भाग क्या होती है, जल तत्व होती है 10 घटी। शरीर के कटी प्रदेश के मध्य भाग में क्या होती है, अग्नि तत्व होती है 15 घटी। नाभि से नासिका तक का भाग क्या होती है, वायु तत्व होती है 20 घटी। और नासिका से
ब्रह्मरंध्र तक का भाग क्या होती है? आकाश तत्व होती है 25 घटी। ख्याल रखना है इसको, ये आपको डिवीजन करके आओगे। ध्यान, ध्यान मतलब मैं चिन्मात्र प्रकाशमय स्वरूप हूँ, इस प्रकार का चिंतन ध्यान कहलाता है। हृदय कमल के मध्य में प्रतिष्ठित चैतन्य में ज्योति स्वरूप तुर्यातीत आनंदमय चिन्मय प्रकाशमय विभु रूप परब्रह्म का निर्वात में दीपक की भांति अकृत्रिम मणि के प्रकाश रूप में ध्यान करने से योगी मुक्ति को प्राप्त होते हैं, मुक्ति को प्राप्त करता है। ये बताया गया है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में। फिर आती है समाधि। समाधि मतलब ध्यान का पूर्ण रूप से विस्मृत हो जाना समाधि कहलाता है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। ध्यान का पूर्ण रूप से विस्मृत हो जाना समाधि कहलाता है। समाधि किसे कहते हैं? ध्यान का पूर्ण रूप से जब विस्मृत होती है उसको समाधि कहते हैं त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में। ध्यान में स्वयं को विस्मृत करके इष्ट के साथ आपका जब एकात्वर होती है, एकाकार होती है, उसको समाधि कहते हैं। जीवात्मा परमात्मा दोनों का सम्यक रूप से ज्ञान हो जाने पर, जब ऐसा ज्ञान हो जाता है तो मैं ब्रह्म हूँ, इस स्थिति तक, ये स्थिति तक हम जब पहुँच जाते हैं तो इस स्थिति तक पहुँचने को ही हम क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। समाधि के लाभ के बारे में बताया गया है कि जब समाधि होती है तो समस्त वृत्तियों का नाश हो जाता है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। परब्रह्म की प्राप्ति होती है, कैवल्य स्थिति की प्राप्ति होती है जब समाधि का आपका लगता है। तो कुंडलिनी 8 फेरे बनाकर ब्रह्म नारी, यानी कुंडलिनी के बारे में बताया गया है कि कुंडलिनी 8 फेरे बनाकर ब्रह्म नारी यानी सुषुम्ना के मुख को अपने मुख के द्वारा बंद करके सोई हुई है। इस उपनिषद में कंद से निकलने वाले 10 प्रकार की नारियाँ, यह आपका इसका बताया गया, इसमें 10 प्राण, इसमें 5 मुख्य प्राण और 5 उपप्राण की चर्चा की गई है, और शरीर की 5 अवस्थाओं की भी इसमें वर्णन किया गया है। ये आपका हमने समरी किया, इसका बहुत विस्तार है, डिटेल है। आप डिटेल आप इसको करने के बाद इसको रेडी करना, और इसके बाद के जो क्लास होंगे तो हम आपसे पूछेंगे त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के क्वेश्चंस पूछेंगे और आप लोग इसको रेडी करके आओगे। इस तरह से आपका 3 उपनिषद आपका हो जाएगा, ध्यान बिंदु उपनिषद, फिर आपका नाद बिंदु उपनिषद और आपका त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद। ये तीनों उपनिषद बड़े बड़े थे, खासकर ध्यान बिंदु बहुत बड़ा था और त्रिशिखी ब्राह्मण भी काफ़ी बड़ा एक उपनिषद है। इसमें आपका हठ योग के बारे में काफ़ी विस्तार से आपको मिलेंगे, सब चीज़ें मतलब कंटेंट इसमें खूब मिलेंगे, और एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन से आते ही हैं, बहुत बार पूछा गया है। आप इसको रेडी करके आओगे और कल हम उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और हो सकता है कि हमें कुछ ओरल टेस्ट भी करें ताकि आप लोग अच्छे से रेडी करके आओ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम प्रॉफिट एंड लॉस को भी आगे बढ़ाएंगे और उपनिषद को भी हम और विस्तार से इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।